हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर स्टडी 21। दोस्तों, डियर स्टडी 21 में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बिना देर के चलिए हम लोग शुरू करते हैं साइंस के ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस को जो आज तक हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ, आप सही सुने, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाते रहेगा। ठीक है, तो वो कौन से क्वेश्चन है आप स्लाइड पर देख सकते हैं। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। और रोज इस तरह के रोज हम लोग साइंस में टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे और रोज हिस्ट्री के भी हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आप हिस्ट्री में जाकर देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो होंगे, 2 वीडियो और डिटेल में मैंने पढ़ाया है और इसके साथ ही हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स के साथ पढ़ाया है। मैं कोई बात नहीं करूंगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। चैनल नया है, अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोज बने रहिए। अगर हम लोग रोज 20 क्वेश्चन करते हैं साइंस के, तो 1 मंथ में हम लोग हो जाते हैं 600 क्वेश्चन। और आप अगर 600 क्वेश्चन कर लेते हैं साइंस के, तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर आप 50 क्वेश्चन आप साइंस के जनरल बनाएंगे रेलवे एसएससी लेवल के, तो आप 40 प्लस क्वेश्चन, 45 प्लस क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर हम लोग 2 महीना 3 महीना कर लेंगे, तो पूरा साइंस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये रैंडमली क्वेश्चन है, कहीं से भी 20 क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट सॉरी, ये पहला क्वेश्चन हम लोग आज का। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मायोपिया बोलते हैं। को कौन से लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो मैं आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा कि आंसर आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा, इस तरह के मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, ताकि इसके पीछे अगर जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो आप समझ पाएंगे। और इसी के अलावा अगर 1-2 क्वेश्चन और भी इससे बन सकता है, तो उसका भी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को, चलिए मेरे साथ। निकट दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है, देखिए, ये कोई बंदा है। ठीक है, जब किसी आदमी को अपने सामने का चीज स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन दूर का चीज स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट का दिखेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और अगर दूर दृष्टि दोष होता तो उसको दूर का दिखता और सामने का नहीं दिखता। इस बंदा को क्या है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सामने का देख पाएगा और दूर का नहीं देख पाएगा। मतलब दूर का नहीं देख पा रहा है क्यों, क्योंकि छोटा दिख रहा होगा सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस। तो अगर अवतल लेंस से होता है क्या, अवतल लेंस किसी भी वस्तु का थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, तो अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, मतलब उसको सामने का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग अवतल लेंस से उसका इलाज करते हैं। मतलब उसके चश्मे में क्या यूज करते हैं, अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष से किसी पीड़ित आदमी को निकट का चीज दिखेगा और दूर का चीज नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ इस तरह से बने रहिए, है ना। हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को सिर्फ उसके आंसर ABC को नहीं पढ़ेंगे, उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कंपटीशन ना उतना भी हार्ड नहीं है जितना हम लोग बना के रख दिए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर आपको साइंस थोड़ा सा भी नहीं आता है तो बस मेरे साथ बने रहिए, आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और साइंस ही नहीं, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सब कुछ हम लोग डील करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे कुछ वीडियोज़ होंगे उसको देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा इधर से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो अभी हम लोग पढ़े मायोपिया। ठीक है, मायोपिया तो भैया इंग्लिश में बोलते हैं ना, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट 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 के बदले में क्या लिखा है, समीप लिखा हुआ है। ठीक है, समीप दृष्टि दोष। थर्ड क्वेश्चन, व्हाइट लाइट जो होता है, श्वेत प्रकाश, इसको भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि सूरज है, ये क्या है, सूरज है। ठीक है, सूरज से प्रकाश आ रहा है तो ये क्या होता है, श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, ये क्या होता है, श्वेत प्रकाश होता है। तो इसको अलग अलग रंगों में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, आप पढ़े होंगे बचपन में कि सूर्य जो होता है ना, उसमें टोटल कितने रंग होते हैं, तो उसमें टोटल 7 रंग होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को दिखता है क्या, नहीं दिखता है। लेकिन जब बारिश होता है और जब ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे होते हैं, वर्षा के पानी के जो बूंदे के छोटे छोटे कण वायुमंडल में होते हैं, तब हमको वहाँ पर क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। इंद्रधनुष में टोटल आपको 7 रंग दिखते हैं। वो 7 रंग क्या होते हैं, तो वही होते हैं कि जो सूर्य का लाइट होता है ना, उसको अलग अलग रंगों में वो तोड़ करके दिखाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से रंग होते हैं, तो भी मतलब वायलट, वायलट मतलब बैगनी। आप इसको याद रखेंगे, सूर्य का 7 रंग क्या होता है, विवग्योर, विवग्योर, VIBGYOR, विवग्योर होता है सूर्य का 7 रंग। भी मतलब वायलट मतलब बैगनी, I मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ठीक है, तो ये 7 रंग होते हैं सूर्य के। लेकिन इसको अलग अलग देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्रिज्म का। ठीक है, प्रिज्म का यूज करेंगे तो वो लाइट को तोड़ के दिखाएगा 7 कलर में।
रात में तारे क्यों चमकते हैं भाई, क्यों चमकते हैं रात में तारे? देखिए होता क्या है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लास 10 का साइंस में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ पर आपको थ्योरी में बड़ा सा आंसर लिखा मिलता है। तो रात में तारे क्यों चमचमाते हैं, ये तो आपके मन में, अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो जनरल आदमी के मन में भी ये सवाल उठता होगा। आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि भैया तारे चमचमाते क्यों हैं? तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त आंसर है और आपको ना बहुत ही मज़ा आएगा यार, ये सब कभी भूलोगे ही नहीं। एक बार पढ़ो तो इंटरेस्ट, साइंस में इंटरेस्ट डेवलप करो। जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे ना, चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं रहेंगे। और जब एक बार चीज़ें आपके माइंड में छप जाएगी ना, आप एग्जाम में लिख के क्या छक्का मार के आओगे। ठीक है, तो रात में तारे क्यों चमचमाते हैं, चमकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं रात में तारे क्यों चमकते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए एक तारा है और यहाँ पर जो है आप खड़े हैं। ठीक है, आपको तारा क्या दिख रहा है, चमकता हुआ दिख रहा है। ऐसा होता क्या है, देखिए जो तारा का जो लाइट होता है वो रात को जब हमारी आंखों तक पहुंचता है ना, तो वो क्या वायुमंडल से होकर गुजरता है। यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है ना। तो यहाँ से जब होकर के हमारे पास गुजरती है तो वायुमंडल में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो जब तारों से जो प्रकाश हमारे आंखों तक आती है, वो जब इन छोटे छोटे कणों से टकराती है ना, तो कहीं पर हमको अधिक दिखता है, कहीं पर कम दिखता है। आप इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हैं और आपके जस्ट आगे थोड़ा सा हम कुछ छोटा सा चीज़ रख दिए हैं और आपके बीचों में जो है ना बहुत सारा गर्दा या फिर बहुत सारा कोई छोटा छोटा कुछ ऐसे पार्टिकल उड़ा दिए हैं, तो आपको क्या दिखेगा, वो चीज़ क्लियर दिख पाएगा नहीं, थोड़ा सा कभी दिखेगा, कभी पूरा दिखेगा, कभी इधर दिख रहा है, कभी उधर दिख रहा है। तो सेम रीज़न होता है तारों के साथ। तारों से जो प्रकाश आती है, वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण उपस्थित होता है। इससे क्या होता है कि कभी हमको वो अधिक लाइट दिखता है, कभी कम लाइट दिखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तारे चमकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका इसमें, अनेक अपवर्तन के कारण, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसी रीजन के कारण हम लोग को तारे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, टेस्ला, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए टेस्ला एक यूनिट है। ठीक है, वो किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष। आप लाइट चैप्टर जब पढ़ेंगे, प्रकाश वाला चैप्टर, तो उसमें आपको मिलेगा ये कि सूर्य से जो सूर्य से जो प्रकाश आती है उसकी दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मापक है, एक दूरी का मात्रक है। हीरे की चमक के पीछे क्या कारण है, हीरा क्यों चमकता है भाई, हीरा तो बहुत मस्त चमकता है ना। तो हीरे के चमकने के पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसका ना पूरी आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, मतलब ये जो हीरा होता है, ठीक है, हीरा, तो हीरे में बिल्कुल आंतरिक परावर्तन होता है, मतलब बिल्कुल एकदम इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, पूरी अंदर से ये रिफ्लेक्शन होती है। यही कारण होता है कि हीरा बहुत ज़्यादा चमकीला हम लोग को दिखाई पड़ता है। ठीक है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण क्या होता है भाई, हजारों बार क्या लाखों बार मैं बोल दूं ना फिर भी कम होगा। ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछा गया होगा, रोज कई सारे एग्जाम्स होते हैं और ये क्वेश्चन हजारों बार क्या लाखों बार पूछा गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में होता है। कभी पूछता है कि किसी मोटरसाइकिल में मोटर चालक के बगल में कौन सा दर्पण होगा, कभी पूछते हैं गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, कभी जैसे कि यहाँ पूछ रहे हैं बस में ड्राइवर के पास लगा कौन सा दर्पण होता है। तो बस आप ये याद रखो, कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, 4 चक्का हो, 12 चक्का हो, 16 चक्का हो, 1000 चक्का हो, कोई भी गाड़ी हो दुनिया का, ठीक है, उसमें अगर कहीं पर भी हम लोग को साइड मिरर दिखाई पड़ता है ना, तो बस आप ये समझिएगा कि ये जो साइड मिरर होता है इसमें क्या होता है, हम लोग का उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है किसी भी गाड़ी के साइड मिरर में। उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं, मैं आपको इसके पीछे रीजन बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये उत्तल दर्पण क्या करता है, ये मान लीजिए आपका गाड़ी पे अटैच है, ये गाड़ी पे आपका साइड मिरर है। ये उत्तल दर्पण क्या करता है, अगर पीछे कोई भी वस्तु, जो हम लोग को साइड मिरर मतलब क्या, पीछे की चीज़ों को दिखाता है गाड़ी वाला मिरर, तो वो पीछे की कोई भी चीज़ होते हैं ना, उसको हमको क्या दिखाता है, थोड़ा सा अगर चीज़ यहाँ पर है तो इसको हमको कहाँ दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा, ताकि हमको लगेगा भाई ये सामने, थोड़ा सा साइड होकर चलो। ठीक है, तो उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का जो है थोड़ा सा सामने करके प्रतिबिंब दिखाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि किसी भी गाड़ी के आईना साइड मिरर जो होता है, बेसिकली आप हीरो होंडा जो मोटर बाइक होते हैं, आप उनमें देखेंगे आईने में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जितने दिख रहे हैं उससे थोड़ा सा सामने है। जो ऑब्जेक्ट आपको आईना पे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को यूज करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण थोड़ा सा सामने करके दिखाता है, हम चीज़ों से बचते हैं, थोड़ा सा साइड देते हैं गाड़ी के लिए। ठीक है, न्यूटन का पहला गति का नियम, आज थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्सचर है, हम लोग चूंकि रैंडमली 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन को देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए हम लोग किसी चैप्टर वाइज नहीं बल्कि रैंडमली देख रहे हैं। न्यूटन का पहला गति का नियम कौन सा है भाई, नियम संकल्पना देता है किसका, जड़त्व का, गति का, उष्मा का, ऊर्जा का। तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, पहला गति का नियम क्या है न्यूटन का, देखिए ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, आप ये मान लीजिए
कि यहाँ पर जो है कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वस्तु तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। न्यूटन गति का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। 1 सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे इसी क्वेश्चन का। तो देखिए इसमें होता है क्या है ना, जनरली अगर न्यूटन चाचा का कहना है कि अगर कोई वस्तु अपने गतिशील अवस्था में है तो वो अपनी गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जबकि कोई वस्तु अगर अपने स्थिर अवस्था में है तो वो अपने स्थिर अवस्था में ही रहेगी। आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके सामने कोई बॉल है, ठीक है। ये बॉल तब तक ऐसे ही रहेगा ना जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, या बॉल अगर गड़क रहा है इस तरह से तो वो अपने तब तक गड़कते रहेगा जब तक यहाँ पर कोई ऊंचाई स्थान ना आ जाए, मतलब जब तक कोई इस पर इसको फोर्स का फीलिंग ना हो, ठीक है। तो इनका कहना था ऐसा। तो इसी गति के पहले नियम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी सेम चीज़ कहता है कि अगर कोई वस्तु अपने स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो अपने गतिशील अवस्था में ही रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए, ठीक है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना और एक बार किसी अलग फॉर्म में पूछा जाता है सेम क्वेश्चन को कि बारिश की जो बूंदें होती है, वर्षा की बूंदें, वो गोल क्यों होती है? तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है? तो इसका ना सरफेस टेंशन आंसर होगा, पृष्ठ तनाव। होता क्या है, देखिए ये बारिश की बूंदें आई, ठीक है, और यहाँ बारिश का बूंदा पड़ा, ये क्या हो गया, गोल हो गया। ऐसा क्यों होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ का तनाव, ठीक है। ये सरफेस टेंशन के कारण जो है बारिश की बूंदें गोल होती है। अगर कहीं भी आपको कोई भी जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ऊपर जो क्वेश्चन है हम लोग का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो पानी से भींगा हुआ चीज़ है, पानी में क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा, पृष्ठ तनाव होगा, मतलब वो केंद्र की ओर सबको खींचेगा। तो यही रीज़न होता है कि जो ब्रश होते हैं ना, उसके जो बाल पहले से इस तरह से होते हैं, आपको अब इस तरह से ये दिखेंगे, ठीक है, मतलब बिल्कुल चिपके हुए दिखेंगे एक ही जगह पर। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग के घर में कुआं होगा, मैं भी किसी घर में नल होगा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी आप समझ पाएंगे। आप फिल्टर यूज करते हैं, उसमें यूज होता है, ठीक है। तो जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, मतलब पानी को क्लीन करने के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं भाई? कौन सा गैस का यूज करते हो? आप इमेजिन करो, आपके घर में क्या होगा, कुआं होगा, कुएं में हर साल बारिश के दिनों में पानी पूरा भर जाता है। जब पानी पूरा भर जाता है तो आपको आंगनबाड़ी के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू जो है ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, या फिर आप दुकान से लाते हो। उसी ब्लीचिंग पाउडर को आप अपने कुएं पर डालते हो। ब्लीचिंग पाउडर क्यों डालते हैं? ताकि पानी आपका क्या हो, कीड़ा ना लगे, पानी आपका बिल्कुल साफ सुथरा हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो उसी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। थोड़ा सा कैसा लिखा रहा है यार, CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप इसको भी याद करेंगे, ये फालतू नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, सीधे पूछता है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है, या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है हम लोग का कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं? तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर यूज हुआ है क्या, क्लोरीन दिख रहे हैं, तो क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। एरोसोल का एग्जाम्पल है, तो एरोसोल का एग्जाम्पल क्या है? एरोसोल आप समझ सकते हैं इस तरह से कि जब भी किसी सॉलिड या जब भी किसी लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर किसी गैस में आ जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, एरोसोल कहलाएंगे, ठीक है। तो एरोसोल का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन है, धुआं, धुंध, सुबह सुबह का जो स्मोक होता है, स्मॉग, कोहरा, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी एरोसोल के एग्जाम्पल है, ठीक है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, तो अम्ल वर्षा से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वनस्पति को नष्ट करती है क्यों, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। आपका इंपॉर्टेंट क्या है, अम्ल वर्षा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आएगा। इसलिए जरूरी है कि अम्ल वर्षा के कॉन्सेप्ट को समझना कि अम्ल वर्षा होता क्या है और अम्ल वर्षा के कौन कौन से इफेक्ट है। तो हम लोग बिना देर किए तुरंत चर्चा करते हैं अम्ल वर्षा पर। देखिए जब बारिश के दिनों पे वर्षा होती है, ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये बारिश हो रहा है और इधर आप है, ठीक है, इधर आप है, तो बारिश की जो बारिश होगी, पानी आएगा ऊपर से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, एनवायरनमेंट से होकर के ये गुजरेगा। एनवायरनमेंट में बहुत सारे गैसेस है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस है, ठीक है। तो ये पानी आ रहा है, मतलब H2O आ रहा था ऊपर से,
ठीक है। ऊपर से क्या आ रहा था हम लोग का H2O आ रहा था, और एनवायरनमेंट में क्या हम लोग का SO2 है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। जब वाटर प्लस SO2 मिलता है तो कौन सा गैस बनता है? H2SO4। ठीक है। H2SO4 किसका? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। तो अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है। 2 क्वेश्चन और मात्र हम लोग देखते हैं जल्दी से। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या करते हैं? तो आप अपने घर पे यूज करते होंगे। अभी आम का महीना है, आम कहीं से मिल गया, भाई चलो उसको पकाओ, मार्केट से आम मिल दे रहे लॉकडाउन में। तो आम कैसे पकाते हैं? उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? आप उसके लिए कार्बाइड यूज करते हैं। ठीक है। तो उसी कार्बाइड क्या होता है? एथिलीन होता है। तो हम लोग फल कैसे पकाएंगे? एथिलीन का यूज करेंगे। दुकान से लाइए, फल पकाइए। भोपाल गैस ट्रेजरी कौन से गैस के कारण घटा था? भोपाल गैस ट्रेजरी कब हुआ था? 1984। पता नहीं, कुछ भी। ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजरी में कौन सा गैस का कारण हुआ था? तो वो क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस ट्रेजरी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन में क्या होता है? तो ओजोन में क्या होता है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं। ऑक्सीजन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो अब इसमें देख रहे हैं कहीं पर कुछ और दिख रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ O दिख रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका? ऑक्सीजन होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? क्या है कि हिंदी में लिखता है, समझ में तो उतना नहीं आता है, लेकिन बस आप ये समझिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, ये जो जिप्सम पदार्थ है, इससे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। जब हम लोग जिप्सम को थोड़ा सा हीट करते हैं ना, लगभग 373 केल्विन पे, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट में CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो थोड़ा सा वाटर क्या होता है? निकल जाता है पानी, और कितना बच जाता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब 1.5 H2O भाग गया, उड़ गया। तो CaSO4 हाफ H2O जो है, ये क्या होता है हम लोग का? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाले अधातु है। ठीक है। तरल अवस्था में कौन सा अधातु होता है? देखिए, सबसे इस तरह के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सबसे पहला एक क्वेश्चन क्या होता है कि वह कौन सा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है? मतलब कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होगा, और कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होगा। ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन अधातु आता है तो क्वेश्चन क्या होगा आपका? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, और पारा जो यहाँ पर नहीं है, Hg, पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होगा। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन क्लियर है, आप दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ और जहाँ पर जो लिखा हुआ है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये हम लोग कर लिए हैं, दूरी का मात्रक है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? भाई कितना समय लगता है? चलो कल से घड़ी लेके बैठते हैं सुबह सुबह, लॉकडाउन का समय है, काम तो कुछ है नहीं। चलिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग मिलेगा। तो स्टैंडर्ड जो है ना, वो 8 मिनट 20 सेकंड माना जाता है, 8 मिनट 16 सेकंड कहीं मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। ठीक है। लगभग आसपास में। तो 9 मिनट तो नहीं होगा, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकंड की बात कर रहे हैं भाई, तो 40 सेकंड आगे चला गया। ठीक है। 9.5 मिनट ये भी नहीं होगा, बचा क्या? 8 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट 50 सेकंड। तो 8 मिनट 20 सेकंड के सामने कौन है? 8.3 है। तो आपका आंसर क्या होगा? 8.3। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं खत्म हो गया, टॉप 20 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया। कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे साइंस के और टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो जो मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब फेंक के मारो, बस कुछ भी फेंक के मारो, लाल बटन वाला बटन क्लिक हो जाना चाहिए सब्सक्राइब का। ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करो, फेंक दो, सबको दे दो। ठीक है। थैंक यू।